मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मेन कंसेप्ट यही है इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने का। जब भी इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है तो प्लेन कंटेनिंग अ पॉइंट एंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन, जिसे हम नॉर्मल वेक्टर भी बोलते हैं, बी गिवन। ठीक है, मान लो ये प्लेन है, ठीक है, मान लो ये प्लेन है, तो जी आपको पास क्या होना चाहिए प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए, एक पॉइंट प्लेन में, मान लो पॉइंट है हमारा ए, x1 y1 z1 बी पॉइंट ऑन प्लेन, और एन वेक्टर डेट इज कॉल्ड नॉर्मल वेक्टर, वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये एक प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा। ठीक है जी, ये नॉर्मल वेक्टर हो गया, या तो ऐसे या ऐसे, जिसे हम रिप्रेजेंट कराते हैं कैपिटल लेटर से ए आई बी जे सी के। तो ये आपके पास दो चीज़ होनी चाहिए प्लेन के ऊपर, एक तो पॉइंट प्लेन में और एक वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इक्वेशन आती है हमारी कार्टेशियन फॉर्म से। पहली जो होता है आर माइनस ए डॉट एन इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ पे आर वेक्टर मैं फिर बता रहा हूँ, आर वेक्टर हमेशा वेरिएबल का वेक्टर होता है, जिसे हम एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट कराते हैं, और ए वेक्टर जो होगा वो पासिंग पॉइंट का होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। तो ए वेक्टर आएगा, इसका पोजीशन वेक्टर x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप z1 के कैप, और एन वेक्टर मैंने बता दिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो जब भी प्लेन की इक्वेशन चाहिए होगी आपको, तो आपको एक पॉइंट प्लेन पे जरूर चाहिए होगा और एक वेक्टर प्लेन के ऊपर। ठीक है बेटा, इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म वो होगी ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी जेड माइनस z1 इक्वल्स टू ज़ीरो। सोल्व करके आपकी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्लेन में जब भी आपको इक्वेशन निकालनी है तो एक पॉइंट चाहिए और एक वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर। लाइन में क्या चाहिए होता था, पॉइंट और एक वेक्टर लाइन के पैरेलल। तो यहाँ पे दोनों में फ़र्क पता होना चाहिए कि प्लेन में होता है परपेंडिकुलर वेक्टर और लाइन में होता है पैरेलल वेक्टर। इज दैट क्लियर? क्लियर है जी? मैं इसको ड्राइव करके बता रहा हूँ, ये सारे वेक्टर्स जो प्लेन पे है डायरेक्शन बता रहा हूँ। मान लो ये हमारा क्या है, एक प्लेन है, ये इसमें पॉइंट दे रखा है बेटा ए x1 y1 z1। ठीक है जी, और ये एक इसके परपेंडिकुलर वेक्टर है, दैट इज़ व्हाट, नॉर्मल वेक्टर, जो आपको दे रखा है ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप। ये कैपिटल में रिप्रेजेंट कराते हैं, और लाइन में जो पैरेलल वेक्टर होते हैं उसमें ए बी सी स्मॉल में रिप्रेजेंट कराते हैं। ये ध्यान रखिएगा। लाइन की इक्वेशन या प्लेन की इक्वेशन जब भी निकालते हैं तो हमारे को एक आर्बिट्री पॉइंट चाहिए होता है। मान लो एक पॉइंट ले लिया मैंने पी एक्स वाई जेड, पी हमारा एक्स वाई जेड ले लिया हमने, क्या होता है, वेरिएबल पॉइंट ऑन प्लेन। तो मैंने इन दोनों से एक वेक्टर निकाला, ए पी वेक्टर, जो होगा हमारा ओ पी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर आर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, या मैं इसको ऐसे सोल्व करके लिखूंगा, तो सोल्व करके आएगा हमारा x माइनस x1 आई कैप, y माइनस y1 जे कैप और z माइनस z1 के कैप। क्लियर है बेटा? तो जब मैं इन दोनों को मिला रहा हूं तो ये जो वेक्टर है प्लेन के ऊपर वो इसके परपेंडिकुलर होगा। ठीक है जी? ठीक है,
ये जो ए पी वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल वेक्टर के, बिकॉज ये लाइन पे, जैसे मैं आपको कैमरा ऑन कर रहा हूँ एक बार उससे, ठीक है जी। तो ए पी और जो दो पॉइंट को मिला के लाइन आएगी, वो लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होगी किसके, नॉर्मल वेक्टर के। मैं रिपीट कर देता हूँ, वो आपका मैंने अभी बताया था किस तरीके से। तो जी ए पी और एन का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बेटा, 0, क्योंकि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। ए पी मैं ये ले रहा हूँ, आर माइनस ए डॉट एन इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन आएगी वेक्टर फॉर्म में। और अगर कार्टेशियन में करना है तो मैं ए पी की जगह ये रखूँगा वेक्टर, कार्टेशियन में अगर मेरे को निकालना है तो ए पी वेक्टर की जगह मैं वेक्टर लिख दूँ। ए पी जो आएगा एक्स माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन के कैप डॉट एन वेक्टर जो कि है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। और जब मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूंगा तो आई वाला इससे मल्टीप्लाई होता है, ए हो गया इससे मल्टीप्लाई, तो आएगा ए ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाला जे वाले से वाई माइनस वाई वन प्लस सी वाली टर्म इससे जेड माइनस जेड वन से इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगी हमारी कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन। कोई डाउट बच्चों किसी को? नो सर। नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कंसेप्ट है बेटा कंटेनिंग प्लेन कंटेनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 पॉइंट होंगे प्लेन पे और तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, नॉन कोलिनियर ले लेंगे। एक ले लो ए, एक बी और एक सी, ठीक है जी। लेट कर लेते हैं 3 पॉइंट है प्लेन पे, ए x1 y1 z1, बी x2 y2 z2 और सी ले लिया जी x3 y3 z3। ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। पहले आप चेक करेंगे कि भाई कोलिनियर है या नहीं। पहले आप चेक करेंगे, तीनों पॉइंट होंगे, आपको कहा गया होगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग 3 पॉइंट्स, तो वो पहले तीनों पॉइंट आपको चेक करने हैं कोलिनियर है या नहीं है। तो 2 मेथड हैं, आप ए बी वेक्टर निकालो, बी सी निकालो, दोनों को डिवाइड करो, अगर कांस्टेंट आता है तो कोलिनियर है। या सप्लीमेंट्री का टॉपिक है जो कि इसमें है नहीं इस बार, नहीं है वो शायद उससे, सॉरी उसका है 10 चैप्टर का, वो डिलीटेड है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। अगर 3 पॉइंट है, कोलिनियरिटी चेक करने तो तीनों का डिटरमिनेंट निकाल लो। ये डिटरमिनेंट 0 आता है तो पॉइंट्स हमारे क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, आर कोलिनियर। क्लियर है बेटा? तो अगर कोलिनियर हैं तीनों पॉइंट, इफ कोलिनियर then points form line not plane। तो अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर आ जाएंगे तो वो लाइन बनेगी, प्लेन नहीं आएगा। क्लियर है बेटा? तो जी आपको जब आपके पास 3 पॉइंट होंगे, एक तो ये कंडीशन, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो डिवाइड करके कांस्टेंट नहीं आना चाहिए, अगर आप इससे करो तो डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, तो आप कह देंगे पॉइंट आर नॉट कोलिनियर। तो अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो आप इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल पाएंगे, अदरवाइज नहीं। इज दैट क्लियर? यस सर। इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मूला होता है डिटरमिनेंट ऑफ, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, ये कार्टेशियन में है, कार्टेशियन से है, x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन, उधर ले जा बन रही है, x2 माइनस एक्स वन y2 माइनस वाई वन z2 माइनस जेड वन, x3 माइनस एक्स वन y3 माइनस वाई वन z3 माइनस जेड वन इक्वल्स टू 0। ये वाला कंसेप्ट लगा लेंगे, यहाँ से इक्वेशन आएगी आपकी कार्टेशियन फॉर्म से। बट मैं आपको ड्राइव बता रहा हूँ, देखो जी, अगर आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है, मैं डेरिवेशन वाले मेथड से बता रहा हूँ, मेन कंसेप्ट आपका ये है जी, दिस इज द मेन कंसेप्ट। इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए क्या चाहिए होता है, एक पॉइंट और एक वेक्टर जो प्लेन के परपेंडिकुलर है।
यहाँ पे तो मेरे पास 3 पॉइंट हैं, पैरेलल परपेंडिकुलर वेक्टर नहीं, तो मैं ए पॉइंट मेन लेके चलता हूँ पासिंग पॉइंट। पॉइंट तो मेरा ये हो गया। अगर मुझे इसके परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है प्लेन के, तो देखो जी मैं ऐसे ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर निकाल रहा हूँ, और अगर मैं इन दोनों का क्रॉस करूँगा तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आएगा परपेंडिकुलर होगा किसके, दोनों के, ए बी के और ए सी के, हाँ या ना। तो जो वेक्टर ए बी और ए सी के क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा वो वेक्टर दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर होगा, और लाइन किस में बनी है बेटा, प्लेन में। तो इसलिए ए बी क्रॉस ए सी जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके, प्लेन के भी, हाँ या ना। क्योंकि जो वेक्टर इन दोनों से आएगा ए बी से और ए सी से, वो ए बी के परपेंडिकुलर, ए बी और ए सी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, और जब वो ए बी ए सी के परपेंडिकुलर तो अल्टीमेटली वो प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा। कोई डाउट बेटा? नो। तो नॉर्मल वेक्टर हम ये ले लेंगे ए बी क्रॉस ए सी, तो इक्वेशन आएगी हमारी कार्टेशियन फॉर्म से, सॉरी वेक्टर फॉर्म से। कौन सा मेथड है बेटा, ये वाला मेन, माइनस ए डॉट एन इक्वल्स टू 0। तो ए वेक्टर क्या है हमारा, पासिंग पॉइंट को लेके चलते, पासिंग पॉइंट हमने मेन ये लिया ए, तो आर माइनस ए, और एन की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, ए बी क्रॉस ए सी। इसको सोल्व करेंगे तो आपका वो आ जाएगा, ए वेक्टर हमारा क्या होगा, ओ ए, यानी कि इसका जो पासिंग पॉइंट है उसका वेक्टर जो क्या आएगा, x1 i कैप y1 j कैप प्लस z1 k कैप। कोई डाउट? और जब आप इसको सोल्व करोगे तो यही आएगा आपका। इज इट क्लियर? ठीक है, इसको हम ये भी बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो कि आपका किस में है बेटा, वेक्टर्स की सप्लीमेंट्री में है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ये एक होता क्या है, ए डॉट बी क्रॉस सी, ये होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वो निकालते कैसे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के कंपोनेंट, बी के और सी के, ए वेक्टर के कंपोनेंट, बी वेक्टर के कंपोनेंट और सी वेक्टर कंपोनेंट। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आप ये वाला कंसेप्ट भी लगाएंगे तो इसमें ये ए वेक्टर हो जाएगा आर माइनस ए, आर माइनस ए जो है वो ए वेक्टर की जगह रख देंगे, ए बी वेक्टर की जगह आप रखेंगे बी, ये आपका आर माइनस ए हो जाएगा। अगर मैं ये वाला कंसेप्ट इसमें लगाता हूँ तो ए की जगह आर माइनस 1, बी की जगह ए बी और सी की जगह ए सी जब रखूँगा तो यही आएगा। तो दिस इज व्हाट आर माइनस ए वेक्टर, ये ए बी वेक्टर है और ये ए सी वेक्टर है। इसी को सोल्व करेंगे, ठीक है। कोई डाउट? नो सर। नोट करता है। ये तो 3 नॉन कोलिनियर वाला था, इसके जैसे ये इंटरसेप्ट फॉर्म होती है, तीसरी इंटरसेप्ट फॉर्म। याद है 11th क्लास में होती थी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, इंटरसेप्ट फॉर्म 2 डायमेंशनल में। यहाँ पे 3 डायमेंशनल होगी इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब प्लेन जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों को काट रहा होगा। एक्स को मान लो ए पे काट रहा है, वाई को मान लो बी पे और जेड को मान लो सी पे। तो एक्स इंटरसेप्ट हो गया ए, वाई इंटरसेप्ट हो गया बी। अगर तीनों इंटरसेप्ट दे रखे हैं तो जी आपकी इक्वेशन आ जाएगी, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेंगे, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1। अगर आप ड्राइव करना चाहते हो तो जी अभी पीछे मैंने आपको 3 पॉइंट वाला बताया है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा ए 0 0 एक्स एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे है, तो हो जाएगा हमारा बी 0 बी 0 और सी जो हो जाएगा वो होगा 0 0 सी। और जी आपने वो 3 नॉन कोलिनियर वाला जो मेथड है उससे कर लोगे आप, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है बच्चों? अदरवाइज इंटरसेप्ट है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्म लगाना, कार्टेशियन में इक्वेशन आ जाएगी। कोई डाउट? नो सर। और एक है जी नॉर्मल फॉर्म। 11th क्लास में भी एक नॉर्मल फॉर्म होती थी, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल्स टू पी। ये 11th क्लास में थी आपकी, चैप्टर 10 में।
जिसमें याद होगा ये लाइन जाती थी और यहाँ से ओरिजिन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर दिया होता था और ये एंगल ओमेगा होता था। ये लाइनें हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी होती थी। तो इसमें भी एक नॉर्मल फॉर्म है। नॉर्मल फॉर्म में क्या दे रखा होगा, ये डिस्टेंस होती है इसके अंदर 11वीं क्लास में। इसमें भी क्या होगा, नॉर्मल फॉर्म कब लगाएंगे, आपके पास पॉइंट नहीं होगा। पहली चीज़ क्या नहीं होगा बेटा, पॉइंट नहीं होगा। प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए मेनली हमें पॉइंट चाहिए होता है, बट इसमें पॉइंट नहीं होगा। हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन दे रखी होगी और नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन गिवन होगा। ठीक है, 3 डायमेंशन लेके चलते हैं। मान लो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस ओरिजिन है, ये प्लेन है। इस प्लेन पे ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस दे रखी होगी और एक प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर यानी कि नॉर्मल वेक्टर आपको दे रखा होगा। इज दैट क्लियर? डी ले लेते हैं हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और एन ले लेते हैं नॉर्मल वेक्टर जो होता है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो जी इक्वेशन होती है हमारी, पहली आती है वेक्टर फॉर्म में, आर डॉट एन का यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू डी। दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पे डी क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन है, और तो एन का आप यूनिट वेक्टर निकालेंगे, एन वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन। और किसी का भी यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो उसमें उसके क्या आते हैं बेटा, डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, वेयर एल एम एन एन क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। कोई डाउट? तो कार्टियन फॉर्म में इक्वेशन आएगी, आर तो हमारा वही होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एन की जगह ये रख देंगे तो इक्वेशन हो जाएगी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू डी। और डी क्या है, फिर बता रहा हूँ, डी इज व्हाट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? नो सर। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ये कंसेप्ट भी है एक बेटा, दो प्लेन्स के बीच में एंगल का फॉर्मूला। देखो जी, दो प्लेन की इक्वेशन दे रखी होगी, अगर आपको एंगल निकालना है दो प्लेन के बीच में, दो प्लेन की आपको क्या दे रखी होगी बेटा, इक्वेशन। तो जी मान लो इक्वेशन होगी या तो वेक्टर फॉर्म में या हमारी इक्वेशन होगी कार्टेशियन फॉर्म में। देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है प्लेन की, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन, ऑलवेज बी रिमेंबर, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी, या कहीं पर माइनस डी लगा देते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द प्लेन। जब भी आप इन इक्वेशंस को सोल्व करोगे, मान लो आपने यहाँ पे इसको सोल्व करा एलसीएम लेकर, तो सोल्व करके जो इक्वेशन आएगी हमारी इस फॉर्म में आएगी। ठीक है जी, और वेक्टर फॉर्म को सोल्व करोगे तो हमारी इक्वेशन आएगी आर डॉट एन प्लस या माइनस, कई बार बुक में डी प्लस डी से रिप्रेजेंट कराते हो, प्लस माइनस से। ये जो डी है ये डी कांस्टेंट है। अगर आप इस डी को पिछले वाली फॉर्म से कंपेयर करोगे तो वो ये डी अलग है और वो डी अलग है। ये डी होगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। कब? जब यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर का क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। अगर नॉर्मल वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है तो जो आपको डी दे रखा होगा वो डी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन नहीं होगी। ये नॉर्मल वेक्टर है, एन कैप नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो डी होगा कांस्टेंट होगा। कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करा देते हैं। ठीक है, ठीक है जी। तो इक्वेशन हमारी वेक्टर फॉर्म में होगी आर डॉट एन वन प्लस या माइनस डी वन, आर डॉट दूसरी इक्वेशन होगी प्लस माइनस या डी टू कॉन्स्टेंट।
यह इक्वेशन होगी a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू प्लस माइनस d1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस माइनस d2 इक्वल्स टू 0। तो एक एंगल निकालना है cos थीटा का। यहाँ पे एंगल निकालने के लिए नॉर्मल वेक्टर यूज़ होते हैं। लाइन में एंगल निकालने के लिए बी वेक्टर यूज़ होते थे, उनके पैरेलल वेक्टर यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर, तो इसलिए होगा n1 डॉट n2, वही b1 डॉट b2 होता था, यहाँ पे n1 डॉट टू n2 आ गया अपॉन इनका मैग्नीट्यूड। ऐसे ही जब आप इन n1 वेक्टर n2 वेक्टर को सोल्व करोगे तो ये n1 वेक्टर का कंपोनेंट है a1 b1 c1 और a2 b2 c2 n2 के वो है। तो जब आप सोल्व करोगे तो इक्वेशन कुछ ऐसी आएगी, प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड है n1 का और ये है n2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल वेक्टर्स दे रखे हैं तो L1 M1 N1 और L2 M2 N2 आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ किसके हैं बेटा, नॉर्मल वेक्टर के, प्लेन के। तो जी यहाँ पे cos थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ठीक है। उसके बाद वही जी 4 पैरेलल के केस में दोनों वेक्टर को आप डिवाइड करेंगे, क्या आना चाहिए हमारा, कांस्टेंट आना चाहिए। अगर दोनों वेक्टर को डिवाइड करके कांस्टेंट आ गया तो यू कैन से डैट पैरेलल है। या a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 इक्वल होना चाहिए। नॉर्मल वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी रेशियो अगर इक्वल आ गई तब भी क्या होंगे, पैरेलल। परपेंडिकुलर में दोनों के नॉर्मल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, या नॉर्मल वेक्टर जब सोल्व करोगे तो ये आएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। इसके केस में अगर पैरेलल आता है, परपेंडिकुलर आता है, तो पैरेलल केस में L1 अपॉन L2, M1 अपॉन M2 और N1 अपॉन N2 इक्वल होगा, या L1 L2 परपेंडिकुलर केस में ये हमारा 0 के इक्वल होगा। ये कंसेप्ट है जी। अभी और कंसेप्ट भी हैं। ठीक है, ठीक है जी, रिवाइज कर लेना इनको कंसेप्ट्स को। अभी क्वेश्चन नहीं बता रहा मैं आपको।